हेलो एवरीवन। ठीक, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का पहला पार्ट है ये। ठीक है, बिगनर्स के लिए। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप सबको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की, तो बिल्कुल बेस से मैं समझाऊंगा। ठीक है, हम पहले तो सीख ही क्यों रहे स्टॉक मार्केट। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ है, लीगल चीज़, जो आपके वेल्थ जनरेट करने में हेल्प कर सकती है, मतलब आपके पैसे को मल्टीप्लाई करने में हेल्प कर सकती है, और सब लोग उससे अपने पैसे को ग्रो कर रहे हैं, और आपको वो चीज़ नहीं पता, तो ये तो बेकार बात है ना। एटलीस्ट आपको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करो या ना करो, बट आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि कुछ सालों बाद, 10-20 सालों बाद, वो लोग जिनको इसकी नॉलेज थी उन्होंने लाइफ में अच्छा वेल्थ जनरेट कर ली, और क्योंकि आपको नॉलेज थी नहीं तो आप पीछे रह गए। है ना? तो जस्ट बिकॉज आप भीड़ में पीछे ना रह जाओ, इसलिए हम इस सेशन को कर रहे हैं। तो कैसे स्टॉक मार्केट आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, मैं वो आपको एक इस एसआईपी कैलकुलेटर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मानो आप अर्न कर रहे हो और हर महीने 10,000 रुपये अपने फ्यूचर के लिए आप जो है जोड़ रहे हो, जैसे एफडी कराते हो, कुछ भी कराते हो। तो ऑन एन एवरेज जो है एफडी का रेट ऑफ रिटर्न होता है 7% का। मैं मान के चल रहा हूँ अगले 20 साल तक आप हर महीने 10,000 रुपये जोड़ रहे हो। ठीक है, अपने फ्यूचर के लिए, जो कि हर कोई जोड़ता है, जिसे कहते हैं सेविंग्स करना, इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका टोटल जो है 20 साल बाद वो पैसा बन जाएगा, हर महीने 10,000 अगर आप जोड़ते हो तो बन जाएगा 52 लाख रुपए। आपके साथ कुछ वो दोस्त भी होंगे जिनको शेयर मार्केट की नॉलेज होगी, वो भी जोड़ रहे होंगे। आपका पैसा तो 20 साल बाद 52 लाख बन गया। आपके जो दोस्त हैं वो भी आप जितना ही कमा रहे होंगे, आप जितना ही हर महीने 10,000 जोड़ रहे होंगे, बट उनको इस शेयर मार्केट की थोड़ी सी नॉलेज होगी, मतलब उन्होंने मेरी 4-5 वीडियोस देख रखी होंगी, तो उनको उतनी नॉलेज होगी, और वो शेयर मार्केट से बहुत ही लिमिटेड कमा रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कमा रहे होंगे। तो वो बस 15% का जो एवरेज रिटर्न है जो शेयर मार्केट ने अभी तक दिया ही है, वो है 15% का। जिसको बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, 15% कमाना कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि उसके 10,000 रुपये का क्या होगा जो वो हर महीने डाल रहा है? क्योंकि आपके 10,000 रुपये जो थे वो तो 52 लाख बन गए 20 साल में, तो उसके 10,000 रुपये बन जाएंगे 1,51,00,000 रुपये। अब आप में और आपके दोस्त में 20 साल बाद क्या डिफरेंस आया कि एक के पास 1 करोड़ रुपये ज़्यादा है, सिंपल भाषा में। है ना? अब फिर आप सोचोगे यार, पता नहीं, मतलब मैं भी उतना ही कमा रहा था, ये भी इतना ही कमा रहा था, मैं भी उतना ही खर्च कर रहा था और उतना ही बचा रहा था जितना ये खर्च करके बचा रहा था, बट इतने सालों में पता नहीं क्या हुआ कि इसके पास 1 करोड़ रुपये ज्यादा है। समझे? तो हुआ कुछ नहीं, उसके पास बेसिक सी नॉलेज थी बस स्टॉक मार्केट की, और अब वो अपने पैसे को बेटर तरीके से ग्रो करा पाए। ठीक है, पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम कैपेबल हो जाएं स्टॉक मार्केट की हेल्प से अपनी वेल्थ को तेजी तेजी से जनरेट करने के। वेल्थ तो सभी बढ़ाएंगे अपनी, पर उसकी स्पीड बढ़ जाती है अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज हो। अब ये कोर्स जो है, बाकी और भी अगर आप ऑनलाइन जाओगे तो और भी कोर्सेज होंगे, उन कोर्सेज से ये थोड़ा डिफरेंट है। और डिफरेंट क्यों है उसके लिए मैं 2-3 पॉइंट बता देता हूँ। एक तो पहले तो मैं इस तरीके से इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ कि ये ईजिली तुम्हें समझ में आ जाए, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें बताऊँगा, कम टाइम खाएगा, और मेनली ये कंसेप्चुअल नॉलेज पे ज़्यादा होगा, कि मतलब कंसेप्ट बिल्डिंग करने पे। क्योंकि एक बार आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो बाकी आगे आप पैसे अपने आप ही बना लोगे। छोटा कोर्स है, एकदम निपट जाएगा। तो इस वाले में हम समझेंगे एक बिजनेस के पॉइंट से स्टॉक मार्केट को, फिर एक अगले वाले पार्ट में हम आपके पॉइंट से समझेंगे कि आपके पॉइंट से स्टॉक मार्केट कैसे आता है। स्टेप बाय स्टेप लेते हुए चलेंगे, जितना बताऊंगा पहले उतने पे ही फोकस रखना और उतना ही समझने की कोशिश करना। तो पहले पार्ट से शुरू करते हैं। तो बिजनेस पता है आप सबको क्या होता है ना? अब पहले बिजनेस क्या होता है ये समझना होता है। बिजनेस मतलब हिंदी में धंधा। धंधा मतलब कोई भी गुड्स या सर्विसेज को बेचना प्रॉफिट के उद्देश्य से, मतलब ताकि हमें प्रॉफिट हो, उसको बिजनेस कहते हैं। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज क्या हो गए? गुड्स मतलब सामान, किसी भी सामान को बेचने को प्रॉफिट के उद्देश्य से, उसे हम बिजनेस बोलेंगे। सर्विस मतलब जिसमें हम एक्चुअल कोई सामान नहीं बेच रहे होते, बस हम अपना टाइम बेच रहे होते हैं, अपनी सर्विस दे रहे होते हैं। जैसे कि नाई है, नाई का एक बिजनेस है, तो नाई आपको कोई सामान तो दे नहीं रहा है, वो बस आपके बाल काट रहा है, वो आपको सर्विस दे रहा, तो वो भी एक बिजनेस है, क्योंकि वो सर्विस दे रहा है आपको, बदले उसके बदले में आपसे पैसे ले रहा है। समझे? तो ये सर्विसेज और गुड्स मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग समझते होंगे, इसलिए ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। जो भी सर्विसेज या गुड्स को बेचेगा पैसे कमाने के उद्देश्य से, वो बिजनेस कहलाएगा। ठीक है, अब कितने तरीके के बिजनेस होते हैं? तो मोटा मोटा 3 तरीके के होते हैं। अब ये जो 3 तरीके के मैंने बांटे हैं, होते इससे ज़्यादा तरीके के हैं, पर आपको समझने के लिए 3 काफ़ी हैं, और इस 3 में से भी तीनों नहीं समझने। ये जो लास्ट वाला है, जिसको हम कॉरपोरेशन बोलते हैं या कंपनी, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 3 तरीके से कैसे बटे हुए हैं बिजनेस? ये बटे इस आधार पे हैं कि किस तरीके से वो बिजनेस ने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है। सिंपल भाषा में, रजिस्टर करना मतलब वो लीगली एक बिजनेस है या नहीं।
है ना। आप उसको कह तो रहे हो बिजनेस जब तक आप चला रहे हो, बट वो लीगली बिजनेस तब बनेगा जब आप उसको रजिस्टर कर लोगे एज अ बिजनेस। ठीक है, तो 3 तरीके से उसको रजिस्टर कर सकते हैं। पहला तो है प्रोप्राइटरशिप में। प्रोप्राइटरशिप में समझो कि जो आप हो, आप अपना बिजनेस चला रहे हो, आप ही उसके इकलौते ओनर हो, और आप ही के नाम से वो बिजनेस चल रहा है। तो अगर बिजनेस कुछ कमाता है तो आप कमाते हो, अगर बिजनेस का कुछ लॉस होगा तो आप ही का लॉस होगा। अगर बिजनेस के लिए लोन चाहिए होगा तो आप लोन ले रहे होंगे, है ना, और उस लोन को चुकाएगा कौन, वो भी आप ही चुकाओगे, क्योंकि आप ही का बिजनेस है। वो हो गया प्रोप्राइटरशिप। इसमें ज़्यादा समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा पार्टनरशिप होता है। पार्टनरशिप में मतलब कि अगर एक आप हो और आपके कुछ दोस्तों ने मिल के डिसाइड किया कि हम अपना बिजनेस चलाएंगे, तो आपने उसे एज अ पार्टनरशिप रजिस्टर कर दिया। इसका मतलब कि अब जो भी इनकम आपकी होगी बिजनेस की, वो आप सबकी इक्वल इनकम है, और जो भी आपका खर्चा होगा वो आप सब मिल बांट के अपनी जेब से करोगे बिजनेस के लिए। ये हो गया पार्टनरशिप। ये दोनों को आप सेपरेट रखना अपने दिमाग में, क्योंकि ये आपके लिए आगे इतना काम नहीं आएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सिर्फ कंपनीज लिस्ट होती हैं, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप नहीं होते। ठीक है, तो अगर स्टॉक मार्केट में किसी को आना होता है तो उसके कंपनी बनना पड़ता है। मैं कंपनी के पॉइंट से आपको बता रहा हूँ चीज़ें। कंपनी या फिर कॉर्पोरेशन कह लो। हम इसको एज अ कंपनी ही आगे हर जगह कंपनी की तरह बोलूंगा मैं, हाँ? जब जब मैं कंपनी बोलूँ समझ जाना कॉर्पोरेशन की बात हो रही। तो कंपनी होती क्या है और कैसे इन दोनों से डिफरेंट होती है। हाँ, तो यहाँ सिंपल सी डेफिनेशन है कंपनी की। एक कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अब समझो जब प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में जब आप कोई बिजनेस कर रहे थे तो आप ही बिजनेस के कर्ता धर्ता थे, आप ही पैसे डाल रहे थे बिजनेस में, आप ही कमा रहे थे। लोन चाहिए होता था तो आप ही लेते थे बिजनेस के लिए, और उसको चुकाते भी आप थे। कल को आपने देने में अगर कोई दिक्कत आ गई लोन, तो बैंक वाले आपका ही घर बेचेंगे आपके बिजनेस के लिए, वो जो आपने लोन ले रखा उसको वसूलने के लिए। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। जब आप अपने बिजनेस को एक एज अ कंपनी रजिस्टर कर देते हो ना, तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। सेपरेट मतलब कि अब आप अलग हो गए और आपका बिजनेस अलग हो गया। अब आपका बिजनेस अपने आप में एक चीज़ है, ठीक है, जो कि एक बिजनेस, देखो डेफिनेशन में लिखा है कि जो कि एक बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज करता है। मतलब आपका बिजनेस ही बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज करेगा, आप नहीं, आप उससे सेपरेट हो। आप क्या हो, आप उसके ओनर हो। जैसे लिखा है ना, ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स। ओनर कह लो, शेयर होल्डर कह लो, मेंबर कह लो, आप वो हो, आप उसके ओनर हो, आपके पास हक है उस कंपनी का, है ना। आप मालिक हो उस कंपनी के, पर उस कंपनी को चला आप नहीं रहे होते हो। उस कंपनी को चला रहा होता है उसका बोर्ड, या फिर कह लो उसके जैसे कि ये डायरेक्टर्स हैं, उसके सीईओ होता है, ये सब होता है। ये सब उस कंपनी को चला रहे होते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैसे एक जिसका बिजनेस है वो आदमी और उसका बिजनेस कैसे दो अलग चीज़ें होती हैं। अब ये भी समझो कि अगर इसको अपनी कंपनी को बड़ा करना है और ये कंपनी के लिए लोन ले रहा है, तो लोन कंपनी लेती है, ना कि वो आदमी जिसकी वो कंपनी है। ठीक है, लोन लेती है कंपनी, उसको चुकाएगी भी कंपनी अपने प्रॉफिट से, क्योंकि कंपनी कमा रही होगी। तो अगर कंपनी नहीं चुका पाती ना, तो जिसकी वो कंपनी है उसका कुछ नहीं बिगड़ता, बस कंपनी का बिगड़ता है। जो बिगड़ता है कंपनी के जितने एसेट्स होंगे, कंपनी पे जितनी संपत्ति होगी, अगर कंपनी पे ऑफिस है तो कंपनी का ऑफिस बिकेगा, पर उसका घर नहीं बिकेगा जिसकी वो कंपनी है, क्योंकि वो जो कंपनी है अपने आप में सेपरेट है उस आदमी से। यहाँ तक तो आई होप कि सबको समझ आ गया। फिर भी एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जैसे गूगल है ना, सबको पता होगा कि गूगल का सीईओ सुंदर पिचई है। ठीक है, अब ये सुंदर पिचई की फोटो लगी है और ये उसका बोर्ड है, तो ये उसका सीईओ है, ना कि उसका ओनर। समझ रहे हो, कंपनी के लिए जो भी फैसले हैं वो उसका सीईओ ले रहा होता है, और उसका बोर्ड ले रहा होता है, जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं। उसमें और भी डेजिग्नेशन हो सकती है, जैसे डायरेक्टर मैंने बताया एक, ऐसी और भी डेजिग्नेशन होती है। ये सब मिलके फैसले लेते हैं कि कंपनी कहाँ पैसे डालेगी, क्या करेगी, जैसा भी करेगी। प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट का क्या करेगी, लॉस हुआ तो लॉस का कैसे झेलेगी, लोन कैसे लेगी। कंपनी के बिहाफ पे ये लोग डिसीजन लेते हैं। ठीक है, बट जो ओनर होते हैं वो उससे सेपरेट होते हैं। ओनर कौन है गूगल के, ये दोनों, लैरी पेज और सर्जी ब्रायन। तो ये दोनों इसके ओनर हैं, मतलब कागजी तौर पे ये कंपनी इनकी है, बट ये कंपनी से अलग है। कंपनी को रन करते हैं उसके बोर्ड के मेंबर्स। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये कंपनी का ओनर है तो ये बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता, ये बन सकता है। ठीक है, ये हो सकता है ये कंपनी का ओनर भी हो और साथ ही साथ बोर्ड का मेंबर भी हो। अगर बोर्ड का मेंबर होगा तो कंपनी के बिहाफ पे डिसीजन लेगा, अगर नहीं होगा तो ये डिसीजन नहीं लेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, तो एक चीज़ बताओ, तो फिर ओनर ओनर का क्या है। अगर कंपनी से हटके ओनर है, अगर कंपनी अर्न करती है तो वो कंपनी की अर्निंग हुई, कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें ओनर का क्या है, ओनर को क्या मिला कंपनी खड़ी करके। प्रॉफिट शेयर से ही मिलेंगे। और अगर लाइक देखो सुनो सुनो सुनो। बिजनेस गूगल गूगल को लॉस होता है
तो इनकी एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इसके ऑनर्स है, ओनर्स की जो पर्सनल एसेट्स हैं, पर्सनल जो है इनकी प्रॉपर्टीज है, उस पर कोई फर्क नहीं कुछ पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मतलब फर्क तो पड़ेगा, दुख तो उन्हें होगा क्योंकि उनकी कंपनी का लॉस है, लेकिन उनकी जेब से पैसा नहीं जाएगा। जो उनकी जेब का पैसा है वो उन्हीं की जेब में रहेगा। ठीक है। पर ये भी है कि अगर कंपनी कुछ कमाएगी, मान लो इस साल कंपनी को 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो वो कंपनी को हुआ, इन ओनर्स को नहीं हुआ। और उस 1 करोड़ का क्या करना है वो कंपनी का बोर्ड डिसाइड करेगा। बहुत सिंपल है ना। और कंपनी का बोर्ड एक्चुअल में है कौन? कंपनी का बोर्ड कुछ नहीं है, वो कंपनी के सबसे बड़े एम्प्लॉय हैं। जो सबसे ऊंचे पद पे जो उनके एम्प्लॉय है, मतलब इस बोर्ड को मिलती है सैलरी। सैलरी कौन देता है? कंपनी देती है। कंपनी क्या है? गूगल। ठीक है, कंपनी बस नाम है गूगल, और वो इनको बोर्ड को सैलरी देती है, जो भी अर्निंग होगी उससे। ठीक है। इन दोनों का उसमें कोई रोल नहीं है। अब तो अगर इनका रोल नहीं है तो ये लोग पैसे कैसे कमाएंगे? ठीक है, मतलब ये लोग, इनका काम क्या है फिर? इनकी इनकम कहाँ से है, अर्निंग कहाँ से? तो कुछ तरीके से इनकी अर्निंग होते हैं, बता देता हूँ। जो ओनर होता है ना, इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो, कि इस बोर्ड पे कौन बैठेगा मेंबर, ये वोट कर सकते हैं। जितनी जितनी इन पे ओनरशिप है, जैसे इस मामले में अगर मानते हैं कि इन दोनों पे आधी आधी ओनरशिप है, जो कि नहीं है अभी, पर मानते हैं कि इन दोनों पे आधी आधी है, तो ये अपना एक एक वोट से सेलेक्ट कर सकते हैं दोनों मिलके कि कौन इस बोर्ड का मेंबर बनेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है और बोर्ड के मेंबर डिसाइड करते हैं कि ये प्रॉफिट जो है इसको हम बांटना चाहते हैं कंपनी के ओनर्स में, मतलब कंपनी डिसाइड करेगी कंपनी के बिहाफ पे, तो बोर्ड के मेंबर डिसीजन लेते हैं। तो ये कहते हैं कि इस प्रॉफिट को हम ओनर्स में बांटेंगे। तो वो ओनर्स कौन है? ये। तो इनको भी प्रॉफिट मिलेगा। तो उस टर्म को बोलते हैं हम डिविडेंड, कि डिविडेंड बांट दिया कंपनी ने उसके ओनर्स में। या फिर अगर इनमें से कोई ओनर इस कंपनी में बोर्ड मेंबर खुद बन जाता है, तो इसका मतलब वो भी एक कंपनी का एम्प्लॉय हो गया, तो उसको भी सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो सैलरी से भी कमा लेगा ये। दूसरा, कल को ये अपनी ओनरशिप किसी और को बेच देगा और बोलेगा कि भाई मेरी जगह तुम ओनर बन जाओ कंपनी के, तो वो दूसरा आदमी जो इससे ओनरशिप खरीदेगा वो इसको पैसे दे देगा। समझ गए ना? तो इन सारे तरीकों से ये पैसे कमा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसका डायरेक्टली ऐसा कोई रोल नहीं है। अगर ये इसमें कोई पोजीशन नहीं रख रहा है अपनी, तो डिसीजन बोर्ड ही लेगा, ये नहीं लेता डिसीजन, जो ओनर है। ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं एक बिजनेस शुरू करने की। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस। अब मानो एक आदमी था, उसने हैंडमेड शूज़ नाम की एक ना बिजनेस शुरू करा, क्योंकि हैंडमेड शूज़ बनाता था, अकेला था। ठीक है। अब जो मैंने शुरू में बताया था ना, उसने अपने वो अपने इस काम को एज ए बिजनेस देखता है, तो उसने अपने इस बिजनेस को रजिस्टर करवा दिया। ठीक है, मतलब कागजी तौर पे उसका ये काम एक बिजनेस बन गया। ठीक है, उसकी सोच में तो ये था ही बिजनेस, पर उसने कागजी तौर पे बिजनेस बना दिया इसे, एज अ प्रोपराइटरशिप रजिस्टर करके। तो एज अ प्रोपराइटरशिप मतलब, प्रोपराइटरशिप में एक इंडिविजुअल होता है, वही मालिक होता है, जो कमाएगा वही कमाएगा, जो डालेगा वही डालेगा, उसकी जो इच्छा जैसा चलाए। ये चला रहा था। बट अब इसको मन हुआ कि मैं किसी और को अपने साथ लेके, अपने दोस्त को, और अपने बिजनेस के लिए एक दुकान खोल देता हूँ। कि पहले तो ये सड़क किनारे जूते बेचता था, तो इसने अब क्या करा, एक दुकान खरीद ली अपने पार्टनर के साथ मिलके। अब ये हो गया पार्टनरशिप में बिजनेस। इसने अपने बिजनेस को कन्वर्ट करा लिया एक पार्टनरशिप बिजनेस में। अब जो कमा रहे हैं ये दोनों ही कमा रहे हैं, ये ओनर हैं बिजनेस के। जो गवा रहे हैं ये दोनों ही गवा रहे हैं अपनी जेब से, और अपनी दुकान को बड़ी करने में लगे हुए। अब इन्होंने सोचा कि अपने बिजनेस को हम एक एज अ कंपनी रजिस्टर कर देते हैं, क्योंकि इन्हें फैक्ट्री डालनी थी, बड़ा बिजनेस शुरू करना था। तो इन्होंने इस बिजनेस को एज अ कंपनी डालने के लिए, ऐसे फैक्ट्री खोलने के लिए, इन्होंने इसको रजिस्टर कर दिया एज अ कंपनी, ऐसे फैक्ट्री डालने के लिए। तो इनके नाम के आगे लग गया हैंडमेड शूज़ प्राइवेट लिमिटेड। तो अब इसके नाम के आगे लग गया प्राइवेट लिमिटेड। जब इसने अपने बिजनेस को, इसी ने, जो पहले इसने खोला था ना, फिर ये दोनों मिलके चला रहे थे, अब इसने अपनी कंपनी को लगा दिया। देखो, पहले हैंडमेड शूज़ नाम था बस इसकी कंपनी का, मतलब पहले तो कंपनी थी ही नहीं है, एक पार्टनरशिप फर्म थी। ठीक है, अब ये हो गई जी कंपनी। अब इसके नाम के आगे आ गया प्राइवेट लिमिटेड, हैंडमेड शूज़ प्राइवेट लिमिटेड। अब ये प्राइवेट लिमिटेड का क्या मतलब है? नाम तो तुमने सुना ही होगा, बहुत सारी कंपनियों के नाम के आगे लिखा रहता है प्राइवेट लिमिटेड, है ना? तो ये दोनों टर्म को हम समझते हैं। प्राइवेट मतलब कि इस कंपनी के जो मालिक है ना, वो प्राइवेटली, मतलब इस कंपनी की जो ओनरशिप है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में, प्राइवेटली लोगों ने होल्ड कर रखी है, पब्लिक के हाथ में नहीं है। पब्लिक कौन? आप और मैं। हम लोगों के हाथ में इसकी ओनरशिप नहीं है, ना ही आ सकती है। इसकी ओनरशिप किसके हाथ में? इन दो के हाथ में। अब इन दोनों ने ओनरशिप ले रखी है, तो ये प्राइवेट ओनरशिप है, इसलिए प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है। अब लिमिटेड का क्या मतलब हुआ? प्राइवेट का मतलब तो समझ गए, क्योंकि ओनरशिप जो है प्राइवेट है, आम जनता के हाथ में इसकी ओनरशिप नहीं है। तो लिमिटेड का मतलब है कि
जो जिनके हाथ में ओनरशिप है ना, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। लाइबिलिटी मतलब समझते हो कि कल को अगर कंपनी को कोई दिक्कत आती है ना, तो उनकी लाइबिलिटी है नहीं। उनकी लाइबिलिटी बस ये है कि जो उनकी ओनरशिप थी एक चीज़ में, वो चीज़ खराब हो गई, बस इतने तक की उनकी लाइबिलिटी है। उससे ऊपर उनकी लाइबिलिटी कुछ नहीं है कि अगर कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, कुछ है, तो उन्हें अपनी जेब से देने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। कंपनी का अगर कोई लोन है वो नहीं चुका पा रही, तो कंपनी के ऊपर केस होता है, समझ रहे हो। उन उन लोगों पे नहीं होगा जो ओनर है उसके, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है उसमें, उन्होंने एज अ कंपनी अपने आप को रजिस्टर कर रखा है। तो बट अब हुआ क्या, इन्होंने फैक्ट्री डाल ली, एज अ कंपनी रजिस्टर कर लिया। बट अब इनको ये चाहते हैं कि अपनी कंपनी को और स्केल करें और बड़ा बनाए, पूरे इंडिया में इनकी काफ़ी सारी फैक्ट्री हो और आगे लेके जाए। तो अब आते हैं यहाँ पे दो मेजर चीज़ें, या तो बैंक या स्टॉक मार्केट। बैंक तो तुम्हें पता होगा बैंक क्या होता है। इन्हें पैसा ही चाहिए ना अपनी कंपनी को स्केल करने के लिए, तो ये बैंक से मोटा पैसा ले सकते हैं, कई करोड़ रुपए, और उसके बदले हर महीने ब्याज के साथ वो किस्तें वापस देंगे बैंक को, है ना। बहुत सिंपल सा फंडा है। बट ये कर्जा नहीं लेना चाहते, ठीक है। तो दूसरा इनके पास मेथड है, स्टॉक मार्केट के थ्रू ये पैसा उठा सकते हैं मार्केट से। अब पैसा उठाने का मतलब, देखो बैंक की जब मैं बात करता हूँ तो बैंक तो आप सबने देखे ही होंगे ना, बैंक कैसे होते हैं। बैंक की शक्ल देखिए ना, पीएनबी, एसबीआई, जहाँ जाओ लोन मिलता है वगैरह वगैरह। बट स्टॉक मार्केट किसी ने नहीं देखा कि स्टॉक मार्केट होता क्या, कहाँ पे है और कैसा होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टॉक मार्केट कैसा होता है। ये होता है स्टॉक मार्केट। ये दो एक्सचेंज हैं, एक तो एनएससी और एक बीएससी। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये एक्सचेंज करते क्या है, यहाँ पे क्या होता है। तो देखो, जैसे सब्जी मंडी होती है ना, ये वैसा ही है। मतलब सारे जो लोग सब्जी उगाते हैं वो सब अपनी सब्जियां सब्जी मंडी में लाते हैं, और जिन लोगों को सब्जी चाहिए होती है वो सब्जी मंडी जाके सब्जियां खरीद लेते हैं, सिंपल भाषा में। तो ये भी सब्जी मंडियां हैं। अब ये दो क्यों हैं, ये बस दो हैं तो हैं, ये चार भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती हैं, फिलहाल हमने दिलाई है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक ऑडियो आ रहा है, किसी कंपनी को ना पैसे उठाने हैं, जैसे मैंने बताया कि इस कंपनी को पैसे की जरूरत थी, बैंक के थ्रू नहीं जाना चाह रही है, स्टॉक मार्केट के थ्रू जाएगी, तो ये इनके पास जाएगी, ठीक है। और इनको बोलेगी कि भैया ये मेरी कंपनी है, इस कंपनी के हम ओनर्स हैं, पर हम अपनी ओनरशिप को बेचना चाहते हैं। मतलब इस कंपनी, हम अपनी ओनरशिप को नहीं, बट इस कंपनी की ओनरशिप को डाइल्यूट करना चाहते हैं। मतलब हम किसी और को भी इस कंपनी का ओनर बनाना चाहते हैं, बदले में उसे कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे, तो वो भी ओनर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये वो जगह है जहाँ पे कंपनी आके अपने आप को लिस्ट कर सकती है। लिस्ट मतलब, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी काफ़ी सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं, तो उस लिस्ट में अपने आप को भी ऐड कर सकती है, ताकि जनता, मतलब आप और हम जैसे लोग, उस कंपनी के शेयर्स को खरीद सके। शेयर्स मतलब ओनरशिप, मतलब उस कंपनी में अधिकार खरीद सकें कि ये कंपनी हमारी है, इस कंपनी का इतना हिस्सा हमारा है, ठीक है, ऑन पेपर। तो उस कंपनी की ओनरशिप हम खरीदते हैं, और वहाँ पे कंपनी आके बेचती है। जैसे सब्जी वाले केस में था, सब्जी वाले आके वहाँ सब्जी बेच रहे हैं, और जिन जो मतलब उगा रहे हैं वो बेच रहे हैं, और जो हमें खरीदनी है हम खरीदने जा रहे हैं। वैसे ही कंपनी अपनी ओनरशिप वहाँ आके बेच रही है, और हम वहाँ से खरीद रहे हैं, ठीक है। और ये सब ऐसे नहीं है जैसे सब्जी मंडी में लोग जाते हैं और वहाँ पे मोल भाव करते हैं और खरीदते हैं, ये ऐसे नहीं होता। ये सब कुछ क्या होता है, डिजिटली होता है, मतलब कंप्यूटर्स पे होता है। कंप्यूटर्स पे ही उसके प्राइस डिसाइड होते हैं, और कंप्यूटर्स पे ही लोग खरीद लेते हैं, बाय और सेल, ठीक है। खरीदना बेचना सब कंप्यूटर पे होता है। तो ऐसा मत समझना कि फिजिकली कोई यहाँ जाता है, ये बस ऑफिसेज हैं, यहाँ कंप्यूटर्स वगैरह लगे हैं, वही सब चलता रहता है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी इनके पास जाएगी, इन दोनों के पास, और बोलेगी कि भाई हमारी कंपनी को लिस्ट कर दो और पब्लिक में बेच दो, और पैसे उठा के कंपनी में आ जाएंगे। क्योंकि जब आप पब्लिक में बेचते हो, तो मानो कितने करोड़ों लोग हैं, अगर एक एक करोड़, मतलब एक एक रुपये भी अगर लोग डालते हैं, और 1 करोड़ लोग हैं, तो 1 करोड़ रुपए तो कंपनी को सीधे सीधे मिल जाते हैं ना। किसको, कंपनी को, ओनर को नहीं। तो कंपनी उस 1 करोड़ रुपए से कितना आगे बढ़ सकती है ना, कितनी सारी फैक्ट्रीज डाल सकती है, कितना कुछ कर सकती है। तो इतना ईजी नहीं है कि कोई भी कंपनी जाके यहाँ पे बोले कि मुझे लिस्ट करना है और मुझे पब्लिक से पैसे उठाने हैं, बदले में मैं अपनी ओनरशिप देने को तैयार हूँ। कोई भी कंपनी ऐसा नहीं कर सकती इजीली। क्यों? क्योंकि बीच में आती है सेबी। अब ये सेबी क्या होती है, ये ज़्यादा जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सेबी को कुछ ऐसा समझो, जैसे बैंक्स होते हैं ना सारे, तो अपना बैंक सारे अपना काम सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसको कौन मॉनिटर करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक अपना काम सही से करे, और जो जनता है उनके पैसों का ध्यान रखे, कुछ गड़बड़ घोटाला ना कर दे, और नियम कायदे कानून बनाती है आरबीआई बैंक्स के लिए। और अगर कोई गलत करता है, कोई बैंक गलत करता है, उस बैंक को पनिश भी कौन करती है? आरबीआई।
बट स्टॉक मार्केट के केस में क्योंकि बैंक्स के पैरेलल है स्टॉक मार्केट, दूसरी चीज़, ठीक है, यहाँ बैंक था तो यहाँ स्टॉक मार्केट, तो बैंक्स को मॉनिटर करता है आरबीआई, बट स्टॉक मार्केट को जो मॉनिटर करता है वो है सेबी। सेबी क्या करता है, इनके लिए नियम बनाता है स्टॉक मार्केट के लिए, और जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहती है उसके लिए भी, कि किस हिसाब से वो स्टॉक मार्केट में आएंगे, क्या क्या नियम का पालन करेंगे, और अगर वो कोई किसी नियम में रह जाते हैं तो वो उनको पनिश भी करती है सेबी। इसका मतलब है कि सेबी, ये जो दोनों एक्सचेंज है, इन दोनों एक्सचेंज के भी ऊपर है, हम जो आम जनता है ये हम है, ठीक है, हमारे भी ऊपर है, और वो जो कंपनीज है उनके भी ऊपर है, और उस कंपनीज के जो ओनर हैं, स्टार्टिंग के ओनर, उनके भी ऊपर है, ठीक है, हम सबके ऊपर है सेबी। सेबी हम सबको मॉनिटर करता है, अगर हम कुछ गलत करते हैं, मतलब ये कंपनीज है, हम तो हमारे पे ज़्यादा ऑप्शन होता नहीं गलत करने का, फिर भी अगर हम कुछ गलत करते हैं तो वो उसको पनिश करती है जिसने भी गलत। अब हम नेक्स्ट चीज़ होते हैं, जब फर्स्ट टाइम कंपनी अपने आप को लिस्ट करती है ना एनएससी में या बीएससी में, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो उसको हम कहते हैं आईपीओ, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल मतलब पहली बार, पब्लिक मतलब जनता, और ऑफरिंग मतलब ऑफर किया जा रहा है जनता को, पहली बार जनता को ऑफर किए जा रहे हैं अपनी कंपनी की ओनरशिप। ओनरशिप मतलब अपनी कंपनी में हिस्सा, ठीक है, हिस्सेदार बनाना। तो हैंडमेड शूज़ जो है वो एनएससी में लिस्ट होएगी, और एनएससी जो है उसके शेयर्स को पब्लिक में बांटेगी, समझ गए, मीडिएटर का काम करेगी कि उसने अपने शेयर्स एनएससी में दिए और एनएससी ने पब्लिक को बोला कि लो इतने इतने भाव पे खरीद लो और इस कंपनी के ओनर बन जाओ, ठीक है, जैसे ऑलरेडी 2 ओनर उसके थे वैसे ही ओनर आप भी बन जाओगे, जितना भी आप शेयर्स खरीदोगे उस रेशो में। उसके बाद क्या होगा, अगर ये लिस्ट हो गई तो ये हो जाएगी एक लिस्टेड कंपनी, तो फिर उसका नाम हो जाएगा हैंडमेड शूज़ पब्लिक लिमिटेड। अब पब्लिक लिमिटेड आ गया इसके नाम में, पहले था प्राइवेट लिमिटेड। क्यों? क्योंकि पहले प्राइवेट लोग ही इस कंपनी के शेयर्स को होल्ड करते थे, अब क्योंकि हम लोग भी होल्ड करने लग गए तो अब ये हो गई पब्लिक लिमिटेड। लिमिटेड मतलब समझ गया ना, कि हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड है, अगर कंपनी को लॉस होता है तो वो कंपनी का लॉस है, हमारा लॉस नहीं है, मतलब डायरेक्टली हमारा लॉस नहीं है, बैंक वाले हमारे घर नहीं आएंगे अगर कंपनी अपना लोन नहीं चुका पाई, ऐसे सिंपल भाषा में। और किसी आदमी ने कंपनी पे केस कर दिया तो कंपनी उसे लड़ेगी अपने ही नाम पे, जैसे गूगल था तो गूगल अपने ही नाम पे लड़ता है अपने केस, ऐसा नहीं है कि उसका ओनर लड़ रहा है, ठीक है। तो जो ये कंपनी है हैंडमेड शूज़ पब्लिक लिमिटेड, जो अब लिस्ट हो गई स्टॉक मार्केट में, इसके शेयर्स जनता ने खरीद लिए। तो ये जो स्टार्टिंग के इसके 2 ओनर्स थे जिन्होंने ये कंपनी खड़ी करी थी, इनको हम बोलते हैं प्रमोटर। ओनर तो ये सभी हैं, हम भी ओनर हैं और ये दोनों भी, बट इन दोनों के लिए स्पेशल एक टर्म यूज़ होती है, वो है प्रमोटर, जिन्होंने स्टार्टिंग में इस कंपनी को प्रमोट किया था, बाहर लेके आए थे पब्लिक के लिए, ठीक है। तो ये दोनों प्रमोटर होते हैं, और जो इस कंपनी को गवर्न कर रही होगी वो इसकी गवर्निंग बॉडी होगी, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, जिस भी हिसाब से वोट होता है, जिस भी हिसाब से उनकी डेजिग्नेशन लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे एक नॉर्मल कंपनी में होता है कि कोई मैनेजर होता है फिर वो हटता है तो दूसरा मैनेजर आता है, उस तरीके से इसका गवर्निंग बॉडी जो है टाइम टू टाइम चेंज होगी, और जो भी गवर्निंग बॉडी है वो इस कंपनी के लिए फैसले लेती है। अब एक चीज़ है, जब इस वाले पॉइंट पे हम थे कि जब आईपीओ एक कंपनी लेके आती है, मतलब फर्स्ट टाइम आती है मार्केट में, तो एनएससी में अपने शेयर्स को देती है, और एनएससी के आगे वो जनता तक पास करती है कि ये लो इस भाव पे शेयर्स को खरीद लो, मतलब फैसिलिटेट करती है उन सब के लिए ये काम को, उस कंपनीज के लिए भी और हमारे लिए भी। बट ये डायरेक्टली नहीं करती एनएससी, और या फिर बीएससी बोल लो, मैं भी सिर्फ एनएससी का नाम ले रहा हूँ। एनएससी और बीएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन नाम से तो समझ आ रहे हैं ना, स्टॉक एक्सचेंज मतलब स्टॉक मतलब शेयर, शेयर का एक्सचेंज होता है यहाँ पे। तो इनके और हमारे बीच में ब्रोकर होता है। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये ब्रोकर, क्योंकि इस ब्रोकर ने ही सब कुछ काम हमारा करवाना है, मतलब कि हम एनएससी से कितने शेयर्स खरीदते हैं, कितने बेचते हैं, वो सब इस ब्रोकर ने हैंडल करना है, ठीक है। क्योंकि और एनएससी से हम डायरेक्टली नहीं लिंक रख सकते, कोई भी जो जनता में है, आप हो मैं हूँ, हम एनएससी से डायरेक्टली नहीं लिंक रखते, हम सिर्फ ब्रोकर से लिंक रखते हैं, ब्रोकर हमारे बिहाफ पे करवाता है। और ये ब्रोकर वाला ब्रोकर नहीं है दलाल वाला, मतलब काम तो इसका भी दलाल वाला ही होता है क्योंकि अपना इनका कमीशन होता है बीच में, बट ये उतना नेगेटिव नहीं है जितना नेगेटिव वर्ड है ब्रोकर, ठीक है। अब ब्रोकर क्या होते हैं, तो ये सब एग्जांपल्स हैं कई सारे ब्रोकर्स के, जैसे एंजल ब्रोकिंग हो गया, एसबीआई ये। अब इसमें से सबके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक ब्रोकर सेलेक्ट करना होता है कि हम किसके साथ काम करेंगे। तो हम काम करेंगे ज़ीरोधा के साथ, ये लिखा है ज़ीरोधा, ज़ीरोधा हम इसके साथ काम करेंगे, क्योंकि एक तो ये नंबर 1 ब्रोकर है, सबसे बड़ा है, और मैं खुद भी पर्सनली यही यूज़ करता हूँ 4-5-7 साल से ना, 5 साल से, तो मैं भी यही यूज़ करता हूँ, इसके बारे में मुझे भी A to Z पता है। नॉर्मली सारे ब्रोकर का इंटरफेस सेम होता है। ब्रोकर ऐसा कैसे कर पाते हैं कि एनएससी से कांटेक्ट करके आपको शेयर्स दिलाएंगे और बेचेंगे,
तो ये कर पाते हैं अपने टर्मिनल की वजह से। ट्रेडिंग टर्मिनल होता है इनका एक, ठीक है। ट्रेडिंग टर्मिनल मतलब एक मोबाइल ऐप होती है इनकी, वो होता है ट्रेडिंग टर्मिनल, जैसे इसके हाथ में दिख रही है, जिसमें आप बाय और सेल कर सकते हो। और एक लैपटॉप में होता है इनकी वेबसाइट, ठीक है, उसमें भी आप बाय या सेल कर सकते हो। दोनों इनके ट्रेडिंग टर्मिनल के हिस्से हैं। समझ गए? ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है पर इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझो कि ये ऑनलाइन आपको एक ऐसा वेबसाइट या ऐप दे देते हैं जिसके थ्रू आप ट्रेड कर सको। तो कंपनीज के पॉइंट से हम सारा कुछ समझ गए कि कैसे कंपनी स्टॉक मार्केट में आ गई। बेसिक बेसिक था, ज़्यादा कुछ नहीं था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आ गया है ना समझ? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही? किसी को कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछ लेना यार, क्योंकि ये फाइनल स्लाइड थी। ये जो आईपीओ था ना, आईपीओ हाँ, आईपीओ मतलब कि तुमने ऐसे बोला कि ये कंपनी लेके जाती है, मतलब क्या है ये, कोई पेपर फॉर्मेलिटी नहीं नहीं क्या नहीं नहीं चीज नहीं है नहीं। ये? कंपनी जब पहली बार हम्म, मार्केट में आती है ना, पहली बार एनएससी के पास हम्म, आएगी। पहले तो वो सेबी पे जाएगी, सेबी के नियम मानेगी, जो जो सेबी ने बोला है। फिर वो सेबी उसको परमिशन देगा कि हाँ भाई चले जाओ एनएससी में। हम्म, तो एनएससी में आई लिस्ट होने के लिए। तो जब पहली बार वो लिस्ट होने आ रही है ना कोई कंपनी, क्योंकि हर कंपनी एक ही बार हम्म, लिस्ट होने आएगी, ऐसा तो है नहीं बार बार लिस्ट होएगी, एक ही बार अपने हाथ खोलेगी पब्लिक के लिए। तो जब उसने अपने हाथ पहली बार हम्म, खोले हैं पब्लिक के लिए कि आओ और ओनरशिप ले लो, जब उसका नाम प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड चेंज हो जाता है, तो वो पहली बार आने को कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब पहली बार कंपनी आईपीओ दे रही ठीक है। है। अगर बोलते हैं किसी कंपनी को आईपीओ आ रहा है, मतलब वो पहली बार जनता को शेयर बांट रही है। इससे पहले उसकी प्राइवेट ओनरशिप थी कुछ ही लोगों के बीच। समझे? अब बताओ सत्यम भाई, कोई क्वेश्चन? यस, भी मत। नो 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 सर, बिल्कुल क्लियर है? नहीं सर, पक्का? या 100%। ठीक है, बिल्कुल बेसिक रखा है मैंने पहला सेशन। दूसरे से मैं आपकी तरफ से सिखाऊंगा तो आपको और बेटर समझ आएगा। 4 या 5 सेशन में आपको पूरा कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, ट्रेड भी कर पाओगे उसके बाद। ओके, और कोई है? विपुल, अजीत, आगे समझ, पूरा समझ आ गया ना? आगे आगे कुछ भी अगर नहीं आया तो बोल दो, हाँ, अगर कोई सिली सा क्वेश्चन भी है तो बता दो। नहीं आगे है। हाँ। पल्लवी, कुछ कह रहे हो? यस, हाय, हेलो एवरीवन। हाँ, आ गया है? मेरा क्वेश्चन ये आईपीओ से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा एक। क्या? मतलब इज देयर एनी कंडीशन जिसके बेसिस पे कोई कंपनी लिस्ट होती है, लाइक अगर बहुत इस बहुत तरीके सारी से, तो अगर कंडीशन होती है, एक बहुत सारी। मैंने वही तो बीच में बताया था कि कंपनी भी कोई भी होता तो ऐसे, मैं समझ गया क्वेश्चन। कंपनी कोई भी ऐसी डायरेक्टली नहीं आ जाती, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कि उसका इतना प्रॉफिट होना चाहिए, इतनी बड़ी साइज की कंपनी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, बहुत सारी कंडीशन है। पर वो आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, वो तो कंपनी का हेडेक है कि कंपनी कैसे आएगी। पर वो कंडीशन सारी जो होती है उसको फुलफिल करनी पड़ती है, और वो सेबी की ही कंडीशंस होती है। जो सेबी था ना, सेबी कहती है अगर आपको मार्केट में आना है तो इन इन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। हर 3 महीने में आपको अपने रिजल्ट बताना पड़ेगा कि क्या आपकी प्रोग्रेस है कंपनी की। ये सारी ऐसी कई सारी कंडीशंस होती है। इसलिए जो भी कंपनी लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में, वो हर 3 महीने में अपने रिजल्ट पब्लिश करती है, क्योंकि ये कंडीशन है। ठीक है, आपके बोर्ड में कौन कौन मेंबर है आपको बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। कौन आपकी कंपनी को ओन करता है ये भी क्लियर करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें कंपनी के लिए, कंपनी को जो क्लियर करनी पड़ती है, तभी वो मार्केट में आ सकती है। ठीक है, ऐसी कई सारी कंडीशंस है जो आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। तो सबको समझ आ गया है ना? आई होप। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो मैं रुक रहा हूँ 10 सेकंड। तो चलो ठीक है, आई होप किसी को क्वेश्चन नहीं है। था कोई है ना? क्वेश्चन? और रुक होगा जा। भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अरे यार और ये तो हाँ, जीरोधा में अकाउंट खोलना होता है पहले, उसके बाद ही आप सब कुछ शुरू कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट काम ये करना कि जीरोधा में जिसका अकाउंट नहीं है वो खोल लेना। लिंक मैं दे दूंगा नीचे ना डिस्क्रिप्शन में। हेलो भैया, ये जीरोधा में जो अकाउंट खोलते हैं, मतलब ये डिमांड अकाउंट टाइप होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, डिमांड डिमांड वगैरह कुछ नहीं होता इसमें। मतलब वो मैं अभी जब नेक्स्ट सेशन करूंगा ना, एक यूजर के पॉइंट से समझाऊंगा चीज़ों को, तो आपको समझ आ जाएगा वो एग्जैक्टली कौन सा अकाउंट होता है। अभी कंपनी के पॉइंट से समझना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी था, तभी तो हम इसमें जा रहे हैं जब हमें पता है कि इसमें हो क्या रहा है। अब हम जाएंगे तो जाने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटी है वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं। तब तक आप अकाउंट खोल लो। उसमें 2 चीज़ें खोलनी होती है, डीमैट अकाउंट होता है और एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना? दोनों को खोल लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा कि डीमैट होता क्या है, ट्रेडिंग क्या होता है। वो आपको इजीली आ जाएगा समझ, कुछ डिफिकल्ट नहीं है उसमें। जी। तो तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।